अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं समा की मैराथन स्पेशल ट्रांसमिशन। मुसलसल हम बात कर रहे हैं भारत की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है और उसके जवाब में पाकिस्तान जिस तरह का जवाब दे रहा है, दंदान चिकन जवाब दे रहा है। तो जंगी जुनून में मुब्तला भारत को लड़ाई के हर महाज पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हाथों बार 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 जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, मुंह की खानी पड़ रही है। मोदी के सिपाहियों की हर चाल पाकिस्तानी जवानों के बेमिसाल जवाब के आगे बेहाल हो रही है। पहले भारत ने रात की तारीकी में फ्रांसीसी साख्ता जंगी तैयारे रफेल को वार करने सरहद पार भेजा तो हमारी फोर्सेस ने 3 रफेल तैयारों समेत 5 भारतीय जंगी तैयारों को हवा में ही तबाह कर दिया। तर्जुमान पाक फौज ने 5 भारतीय तैयारों बशमूल 3 रफेल तैयारे मार गिराने की तस्दीक की है। लेकिन भारत इस सुबकी पर मुंह छुपाता फिर रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता। रात की तारीकी में नाज़रीन पाकिस्तान के हाथों भारत का मुंह काला होने की खबर खुद भारतीय अखबार द हिंदू ने ऑनलाइन शाये कर दी। पाकिस्तान के हाथों 3 भारतीय जंगी तैयारे तबाह हो गए हैं। मोदी सरकार ने अपना भांडा फूटने पर यह खबर कुछ ही देर बाद हटवा दी, लेकिन फिर भी भारत की सुक्की का सच 7 समंदर पार मोदी का मुंह चढ़ाने निकल आया। जबकि फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने अमरीकी मीडिया को तस्दीक की कि पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया का रफेल लड़ाका तैयारा मार गिराया है। अब अमरीकी मीडिया के मुताबिक नाज़रीन ये पहला मौका होगा कि फ्रांसीसी साख्ता जदीद जंगी तैयारे को किसी लड़ाई में नुकसान हुआ है। फ्रांसीसी जंगी तैयारों की दुर्गत बनवाने और फ्रांसीसी जंगी हथियारों का मजाक उड़वाने के बाद भारत ने इजरायली साख्ता ड्रोन्स का सहारा लिया और पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ भी भारतीय स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के जवाब के सामने बिल्कुल बेबस और बिल्कुल बेकार हो गई। 2 दिन में पाकिस्तान ने भारत को जंगी मैदान के साथ साथ माशी तौर पर भी बड़ा तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 रफेल, एक MK-30 और एक MiG-29 तबाह करके मजमूई तौर पर भारत को $956 मिलियन यानी तकरीबन 267 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। आप सुनते जाइएगा जरा आगे। फ्रांसीसी अखबार के ही मुताबिक भारत ने अपनी फजाइया की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए मजीद 26 रफेल तैयारे तकरीबन $8 अरब में खरीदे थे, जिसके बाद भारत के पास रफेल तैयारों की तादाद 36 हो गई थी। अब भारतीय फौज की तबाही की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, पिक्चर जो है ना वो बाकी है। अभी फौजी तैयारों की पिटाई के बाद पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 दिनों में 77 ड्रोन्स बशमूल इसराइली साख्ता हैरब ड्रोन्स भी बीच हवा में उड़ा दिए हैं। इंडियन वेबसाइट बनी कंट्रोल के मुताबिक एक इसराइली ड्रोन की कीमत तकरीबन $7 लाख अमरीकी है, जो मजमूई तौर पर तकरीबन $55 करोड़ बनती है। अब ये अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि हमारी फ़ौज ने भारतीय सेना की कितनी सत्यानाशी की है। 2019 में हमने ऐसी दरअंदाजी की कोशिश करने पर भारत को बड़ी कड़क सी फंटास्टिक चाय पिलाकर उल्टे कदमों लौटाया था। और अब मोदी की ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को विधवा यानी बेवा करके वापस भेज दिया है। मैदान अमल में तो भारत कुछ रखा है और इंडियन फ़ौज को मुँह की खाना पड़ी है। तो मोदी के गोदी मीडिया ने झूठ का महाज खोला है और ऐसा झूठ बोला है कि गुस्सा आने के बजाय हंसी निकल आती है। कल पूरा भारतीय मीडिया कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की तबाही की ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा था और उनके एंकर्स और तज्जियाकार चीख कर कराची पोर्ट के तबाह होने के ऐलानात कर रहे थे। आज सुबह मेरा भी कराची से इस्लामाबाद आना हुआ तो मैंने वो तबाही के मनाजिर ज़रा रिकॉर्ड किए हैं, दिखाना चाह रही हूँ आपको। देखिए, ये है जी मेरा खूबसूरत शहर कराची। भारतीय मीडिया और भारतीय प्रोपेगेंडा के मुताबिक ये शहर कल रात ही तबाह हो चुका है। यहाँ से हम जाएंगे कराची एयरपोर्ट, वो भी उनके मुताबिक तबाह हो चुका है और माशाल्लाह कराची में इस वक्त ज़िंदगी रवा दवा है। इस वक्त मैं आपको शदीद तबाही के मनाजिर दिखाने जा रही हूँ। कल रात से इंडियन मीडिया पर हम मुसलसल सुन रहे हैं कि गौरव आर्या चीख कर बता रहे हैं कि कराची एयरपोर्ट तबाह और बर्बाद कर दिया है। आइए मैं आपको दिखाऊं कितनी तबाही और कितनी बर्बादी है यहाँ पर। ये देखिए, ये है सारे तबाही के मनाजिर और ये स्पेशल वीडियो गौरव आर्या आपके लिए। कल रात भारत ने जिस कराची को तबाह किया था वो ये रहा कराची। एरियल मनाजिर
अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कराची का तबाहशुदा एयरपोर्ट। अब आपको दिखाने जा रही हूँ मंजर उस मकाम का जहाँ कल रात कब्जा हो गया था, यानी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, यानी इस्लामाबाद का एयरपोर्ट। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ इंडियन आर्मी पहुँच चुकी है और कब्जा कर चुकी है। आइए देखिए, ये पाकिस्तान है सर, यहाँ आपके चूजे फटक भी नहीं सकते। बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं हम भारत को कि आपके चूजे फटक नहीं सकते हैं यहाँ पर। अब इस बेशर्मी पर जो पिछले 2-3 दिन से इंडियन मीडिया पर हो रही है, इस पर क्या ही कहा जाए। वैसे चंद चैनल्स और कुछ पढ़ लिख जाने वाले हजरात अब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और जो कुछ झूठ वो सेल करते रहे हैं, बेचते रहे हैं, उस पर माफिया मांग रहे हैं। लेकिन जो आपने करना था, जो डैमेज करना था, वो आप कर चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। मेरे साथ यहाँ पर अबसार आलम साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अबसार साहब, थैंक यू सो मच सर। जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है और हम क्या बोले, वो तो बेचारे, उनकी इतनी जिल्लत और रसवाई कि IMF वाले भी नहीं सुनते हैं उनकी। वहां पर भी कोशिश की उन्होंने कि किसी तरह से IMF का पैकेज ही रुकवा दें पाकिस्तान का, लेकिन वहां भी सर जिल्लत और रसवाई। और आज जिस तरह से DG ISPR और एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से वो बता रहे थे, तो जो फाते होते हैं ना, उनकी सर होती है इस तरह की बॉडी लैंग्वेज। और ये भारत में काफी तो टांग रही है सर इससे। नहीं, वो तो ठीक है। मैं इससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि कराची पे तो कब्जा हो गया था इंडियन आर्मी का। विक्रांत ने वहाँ पे पहुँच के अपने पंजे गाड़ ली, तो आप निकली कैसे वहाँ से और जहाज कैसे उड़ाया और यहाँ लैंड कैसे की? यहाँ पे भी कब्जा हुआ था इस्लामाबाद में। जी जी, पूरा काबिज हुआ। तो कैसे आप बीच में छोटे चूजे से नजर आ रहे हैं? आपके इंडियन एजेंट तो नहीं है? अच्छा सवाल है अबसार साहब। चलें, मुबारक हो कि आप खैर खैरियत से वहाँ से फरार होके आ गई। कराची तो पे कब्जा है, इस्लामाबाद पे कराची तबाह है, इस्लामाबाद पे कब्जा है। इस्लामाबाद पे कब्जा है, तो अभी हमें इजाजत मिली तो ठीक है। चलें, तो लेकिन जो बात आपने की है ना, इसमें मेरा ख्याल है संजीदगी की ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो मैं इसलिए बात करूं कि अगर इंडिया में कहीं पे किसी मीडिया को दिखाए जाने की पाकिस्तानी की किसी को इजाज़त हो, तो वो देख लें कि हम शुक्र है ज़िंदा हैं, हौसले में हैं और इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर है। मोदी ने और उसके गोदी मीडिया ने जो एक क्रिएट किया है लार्जर देन लाइफ इमेज अपने मुल्क का, अपनी फ़ौज का और अपनी हर चीज़ का, अब वो भरम अल्लाह का शुक्र है। हमें सजदा शुक्र करना चाहिए, हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए कि हमने वो गरूर खाक में मिलाया। लेकिन इस वक्त जब ये बात हम कर रहे हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं, एलिमेंट्स ऐसे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ। और मैं इसकी वजह ये है कि मैंने अभी एक अपना व्हाट्सएप स्टेटस देखा, किसी ने, मेरे जानने वाले ने लगाया हुआ है, और उसका एक रिलेटिव है जो इस वक्त आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है और वो लड़ रहा है। और उसने ये जज्बाती मैसेज लगाया कि मेरा भाई या मेरा जो भी वहाँ पे मौजूद है शौहर, महाज पे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर इस वक्त वो वहाँ अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान की कौम के लिए लड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से हम यहाँ सब अपने घरों में सो रहे हैं इस ठंडे एसी में, जिसमें मुझे ठंड लग रही है, और लाइटें और कैमरा और स्टूडियो का एक मंजर है, उसमें हम बैठे ही अपना काम कर रहे हैं और हंसी खेल कर रहे हैं। तो उसकी वजह उस शख्स ने अपनी जान जो हथेली पे रख के वहाँ बैठा है और जिसके बीवी बच्चे घर पे उसका इंतजार कर रहे हैं, वो है। तो उस पर कोई अब उंगली ना उठाए, उसको कोई गलत लफ्ज़ ना बोले। और मैं अपनी आवाज़ उसमें शामिल करना चाहता हूँ कि ये वक्त जो है, ये दुश्मन ने हम पे हमला किया है। और इस वक्त जो चूज़े, शायद आपने जिक्र भी किसी चूज़े का किया है, तो उनको चाहिए कि वो अपने आप को, अपना किरदार को देखें। उनके माँ बाप भी अपना किरदार देखें। उनके माँ बाप बहुत सारे अब 80-90 साल की उम्र में हैं, वो देखें अपना किरदार कि ये इस तरह का रोल आपको गंदा नेगेटिवली प्ले करना चाहिए और उन अपने आर्म्ड फोर्सेस के उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लाइन पे लगाई। हम हमेशा तनकीद करते हैं अगर वो कोई गलत काम उनके सीनियर्स करते हैं, उनका कोई कसूर नहीं। अबसार साहब, सिचुएशन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। इस वक्त ना सर हर चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है। जो आर्म फोर्सेस के साथ, जो मुल्क के साथ खड़ा हुआ है, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। और जो जिनकी आप जिस तरफ आपने इशारा किया, वो बहुत थोड़े से वो शायद अनासर हैं जो शायद दुश्मन की रविश पर चल रहे हैं, लेकिन वो है तो ज़रूर।
और वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहे हैं और वो पता चल रहा है कि उनका क़िबला किस तरफ है। गुरपतवंत सिंह पन्नू प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर रहे हैं। आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ, भारतीय सिख रहनुमा है आप। गुरपतवंत सिंह साहब, ये फरमाइए, जिस तरह से अबसार साहब ने थोड़ा जज्बाती कर दिया, जिस तरह की बात की कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह से हमारे सिपाही जवान मौजूद होते हैं, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे होते हैं और सुकून से सो रहे होते हैं। भारत ने उस जंग का सर आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ अपना दिफा किया है और पाकिस्तान अपने दिफा का और अपने जवाब देने का हक महफूज रखता है। ये पाकिस्तान बार बार बता रहा है कि जवाब दिया नहीं है, जवाब दिया जाएगा। अब जो सर भारतीय चैनल्स कर रहे हैं और जिस तरह से आज हमने उनका सारा प्रोपेगेंडा भी ऑलमोस्ट सभी दिखा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं सर, इल्जामात हो रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਡਰੋਨ ਜੋ ਡੀਜੀ ISPR ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈ, it's a part of a strategy, it's a part of a narrative, disinformation, misinformation campaign ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। they are using water as a weapon, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੰਗ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਆਪ ਪਹਿਲਗਾਮ ਚ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਤੇ ਆ, ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੈਪ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ है ਆਪਾਂ। बिल्कुल ठीक। अब सार साहब, पाकिस्तान ने ना दुनिया के सामने जो कुछ भारत की जानिब से किया गया, इस दौरान जो कुछ किया जा रहा है या इससे पहले जो कुछ करता रहा है पाकिस्तान के खिलाफ भारत, वो सारे सबूत रख दिए दुनिया के सामने। आज बाकायदा तौर पर भारतीय पायलट्स की जो गुफ्तगू वगैरह सुनवाई गई है, सर हमने तो अपना बता दिया कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। भारत इस सुबकी पर सर कहाँ खड़ा हो गया है अब जाके? देखिए, सुबकी तो आप तब कहें जब उन्हें महसूस हो। कहते हैं कि बेइज्जती महसूस ही नहीं करनी चाहिए, तो वो नहीं कर रहे इंडिया। लेकिन एक बात प्रोफेशनली मैं बात करना चाह रहा हूँ, और इसमें आपको अंदाज़ा है कि मैं अगर कोई चीज़ क्रिटिकल हूँ किसी चीज़ के बारे में तो मैं उसको विथहोल्ड नहीं करता, रखता नहीं हूँ, लेकिन जो बात सच है वो करनी चाहिए। मुझे डाउट्स थे पहले कि हम कितनी इन्फॉर्मेशन देंगे, कितनी नहीं देंगे, और हमारे इदारे, हमारे सरकारी इदारे जो हैं वो इस माहौल में क्या हमारे साथ सलूक होगा मीडिया के साथ। लेकिन आप देखें हुआ क्या है, और ये एक बहुत वाज़ेह निशानी है इस बात की कि जो सच्चा होता है ना उसको डर नहीं होता, वो छुपाता नहीं है। मुझे याद है 6 और 7 मई की रात को, जब 7 और 8 मई की रात थी, 6 और 7 की थी, तो जब वो ये सारी जंग शुरू हुई और तैयारों की 125 तैयारों की जो बाद में पता चला है, तो उसमें मुझे ऑफिशियल सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी मैं उसके ट्वीट कर रहा था कि अब एक राफेल गिर गया, अब दूसरा मिग और Su-30। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया ट्विटर पे, एक्स पे जी, और उन्होंने कहा ये तो लगता है तुम आज इंडियन एयरफोर्स पूरी की पूरी तबाह कर दोगे। तो मुझे डाउट हुआ कि यार मैं कहीं ये चीज़ रिलाय कर रहा हूँ अपने ज़राए पे और जिन पे मुझे एतबार है, तो कहीं गलत ही ना हो इन्फॉर्मेशन। लेकिन अल्लाह का शुक्र, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आज पूरी दुनिया का मीडिया ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन थी वो ठीक, पाकिस्तान ने जो कहा स्ट्रैटेजी थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो तो ठीक है ना। ले मैं इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ इस वक्त कि ISPR ने या PAF ने या दूसरे सिविलियन इदारे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इन जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की हम तक,
वो क्रेडिबल थी, ये क्रेडिबिलिटी उनकी स्टैब्लिश हुई है और ये बात हमें करनी चाहिए। जी जी। हमारे यहाँ एक्स बंद था, वो खुल गया है। अगर कुछ पाना होता तो इन चीजों पे पाबंदी होती। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, फीड की जा रही थी, हम वो दे रहे थे, अगर वो गलत होती तो आज साबित हो चुकी होती। ठीक, वो दुरुस्त साबित हुई है। ये है क्रेडिबिलिटी, ये साख जो इदारों ने बनाई है पाकिस्तान में। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने क्या झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान ने टीवी चैनल पहले बंद किए, फिर पाकिस्तान के जो आइकॉन्स थे, सेलिब्रिटीज थे, उनके अकाउंट्स बंद कर दिए। उसके बाद सब्र नहीं हुआ तो फिर एक्स के 8000 अकाउंट बंद कर दिए, ये धमकी दे के कि हम गिरफ्तार कर लेंगे आपके यहाँ पे ऑफिशियल जो हैं। और उसकी क्या वजह है? और उसमें इंटरनेशनल मीडिया भी शामिल है, ये देखें आप जी। तो वहां पे अगर जो पाबंदियां लग रही हैं मीडिया पे और यहाँ पे पाबंदियां खुल रही हैं, ये एक सबूत है दूसरा इस बात का कि हम सच नहीं छुपा रहे। और हमें इस बारे में फिर तारीफ करूंगा हमारे हौसले की, हमारे जो इंफॉर्मेशन का सारा काम करें कि अगर नुकसान हुआ है। मुझे ये भी याद है कि ISPR की तरफ से आया कि हमारी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे भी एक ड्रोन गिरा है और उसका थोड़ा सा नुकसान हुआ है। इतना सच हमने बोला है। तो हम उनके नुकसान के बारे में शहादत भी हुई, 2 जख्मी भी हुए, उनके नुकसान के बारे में भी सच बोल रहे हैं, अपने नुकसान के बारे में भी सच बोल रहे हैं। ये साबित हो गया और वो छुपा रहे हैं। और उसके उलट क्या हुआ? आपने इंटरनेशनल मीडिया पे पाबंदी लगा दी, पाकिस्तान के मीडिया पे पाबंदी लगा दी, अपने मुल्क में ना दिखा सकें। और इसके बरक्स किया ये कि आपके अपने लोगों ने झूठी AI से क्रिएटेड और वाइट लाइज वो मीडिया के लोगों को दिया और उन्होंने उसी तरह टीवी चैनल पे चलाया जो उनके अपने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और मुंह पे आके पड़ा है। आज इंडियन मीडिया पे पूरी दुनिया से तनकीद हो रही है। मैं लानत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि ज्यादा मुनासिब नहीं है। हम में और इंडियन मीडिया में कुछ फर्क होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जुबान नहीं, लान तान वैसे मुनासिब वर्ड है, इस्तेमाल किया जा सकता है। लान तान ठीक है, हम मैं जरा पंजाबी सा हूं ना तो लानत कहता हूँ खाली, तो मैं नहीं कहना चाहता कि इंडियन मीडिया पे लानत मैं नहीं कहना चाहता। तो वो ये है कि जुबान बिगड़ी सो बिगड़ी, खबर लीजिए कि दहन बिगड़ा। मुझे उनके तो मुंह टेढ़े हो गए मुझे लगता है एंकर पर्सन के, और वहाँ पे जो उन्होंने एनालिस्ट बिठाए होते हैं अजीब से मस्खरे से हैं और सहाफत को उन्होंने गाली बना दिया है अपने मुल्क में और पूरी दुनिया में। इंडियन सहाफत इस वक्त एक गाली का, प्रोफेशनलिज्म का और झूठ का इस्तारा बन गई। दुरुस्त आप कह रहे हैं। पन्नू सिंह साहब, मुझे ये फरमाइए सर, भारतीय फौज ने ननकाना साहब पर भी 6 ड्रोन हमले किए हैं, इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। मैं ऑलरेडी दस्या वा कि ननकाना साहब जन्म स्थान जदों भारती हुकूमत ने हिंदुस्तान ते उन्हां दे ड्रोन दे हमले दी कोशिश कर दित्ती और पाकिस्तान दी फौज ने वो जिहड़े ड्रोन है तबाह कीते, ते इस नरेंद्र मोदी दी हुकूमत ने जिथे पाकिस्तान दे नाल जंग दा ऐलान कीता है, उथे जिहड़ा 30 मिलियन सिख है ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी जंग दा ऐलान कर दिता है। और उसके बदले असी भारतीय फौज दे विच जिन्ने फौजी है ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਬਣੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਥਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਲੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ हुकूमत फौजां पाकिस्तान ते कर रहा है उन्होंने असी रोकिए। सर, आपने कहा था कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे, तो क्या सिखों ने भारत में कर दिया ऐलान जंग? देखो जी, सिखा ने जिहड़ी भारत दे विच ऐलाने जंग 6 जून 1984 तो हुई हुई है, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜੇ। ਅੱਜ 9 ਮਈ ਹੈ, 9 ਮਈ 1988 1988 9 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ,
ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ, ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣਗੇ। अच्छा सिंह साहब, भारतीय जहाज राफेल तैयारे ये चले गए, 50 से ज्यादा फौजी उनके मारे गए, 80 के करीब ड्रोन्स हमने नाकारा बना दिए। इंटरनेशनल मीडिया इसकी तस्दीक कर रहा है कि भारत को मुंह की खानी पड़ी है, कि भारत मानने को तैयार नहीं। जंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਰੋਗੈਂਸ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਉਹ ਫੌਜ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਫੌਜੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਜੰਗ ਹਾਰੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟੇਗਾ ਇਸ जंग ਦੇ ਵਿੱਚ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिंह साहब, आप प्रोग्राम में ट्रांसमिशन में साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। खालिस्तान की जो तहरीक आप चला रहे हैं उसके लिए आप दुआ गो हैं कि आपको कामयाबी नसीब हो। सर, बात जो कर रहे हैं बड़ी वैलिड बात कर रहे हैं कि अगर इंडियन मीडिया इस बात को ऑन कर लेगा कि हमें इतनी सुक्की उठानी पड़ी है, हमारा इतना नुकसान हुआ है, तो जो थोड़े बहुत मोराल है शायद लड़ने के लिए निकल रहे हैं तो वो भी खत्म हो जाएगा और कहेंगे हमने जाना है। ना करें, उससे क्या फ़र्क पड़ता। अपने एको चैम्बर में रह रहे हैं, अपने ख्वाबों के जजीरे पे रह रहे हैं, तो रहने दें। पूरी दुनिया को तो पता चल गया। अब आप दुनिया का मीडिया उठा के देखें। आज मैं देख रहा था, वॉशिंगटन पोस्ट देख रहा था, रॉयटर्स की खबरें देख रहा था, वो डेली टाइम्स है यूके का, वो देख रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स आप देख लें, आप CNN देख लें, पूरी दुनिया का मीडिया उठा के देख लें। वो इस वक्त जिस तरह इंडिया के बारे में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, इंडिया ने ना सिर्फ खुद अपने आप को, अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब की है एज अ स्टेट, एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एज एन ऑनेस्ट स्टेट। वो हम तो जानते थे, दुनिया नहीं जानती थी, अब दुनिया को पता चल गया है। और उसके साथ साथ अपने आप को तो जो उसने इज्जत गंवाई, सो गंवाई, साथ फ्रांस को लेके भी बैठ गया, साथ इसराइल को लेके बैठ गया, साथ रूस को लेके बैठ गया, और फिर साथ पूरी वेस्टर्न हेमिस्फेयर का जितनी टेक्नोलॉजी है उस पे जो बात कर रहे हैं लोग। और आपको पता है डीप सीक एक ऐप लॉन्च की थी चाइना ने, जिससे $1 ट्रिलियन का नुकसान न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को और नास्डेक को 1 घंटे में हुआ था। तो अब दुनिया ये कह रही है कि जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री वॉर मशीन है, उसका ये डीप सीक मोमेंट है जिसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी महारत और जज्बे के साथ मिलके उससे पूरी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को लताड़ दिया। और इसके असरात जो है ना, ये अभी मैं पाकिस्तानी मीडिया को भी कहना चाहता हूँ कि हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने मुक्का मारा, हमने उसका हाथ तोड़ दिया, दूसरा मुक्का मारा, हमने दूसरा हाथ तोड़ दिया। हम कह रहे हैं मुक्के क्यों नहीं मारे भाई, मुक्के उनके हाथ तोड़ दिए हमने। ये इसके डीप इम्पैक्ट होगा, अभी इसके लॉन्ग टर्म आप देखिएगा आने वाले दिनों में। और अब सार साहब, हम पहले भी ये बात करते रहे कि जो तादाद होती है ना वो जीत की जमानत नहीं होती। तो सर, उन्होंने 72 जहाज इस्तेमाल किए थे और हमने 40 इस्तेमाल किए थे, उनके 5 गिरा दिए और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। और ग्राउंड होगी इस वक्त, एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड हो चुकी है। बात करनी है सर, डिटेल में बात करनी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ट्रांसमिशन हमारी जारी है। ट्रांसमिशन में हम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सार आलम साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं। इस वक्त शेख वकास अकरम साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। शेख साहब, भारत से कशीदगी के मामले पर इस वक्त पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। हुकूमत और पाक फौज दोनों कह रहे हैं कि वक्त, टारगेट और तरीक़ेकार जो होगा वो सब हमारी मर्जी का होगा। बतौर अपोजिशन जमात सर, आपके ख्याल में कैसा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, हम तो कल अपने सियासी कमेटी और कोर कमेटी के अंदर बड़ा वाज़ेह एलानिया दे चुके हैं कि हमारी मस्जिदों का, हमारे मासूमों की शहादतों का हिसाब जो है वो हमने बिल्कुल इनसे लेना है और कौम जो है वो हिसाब मांगती है। और उस हवाले से
मुझे खुशी है कि कम से कम आज एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल लड़ेंगे आगे। अगली चीज जो है कि अपने टाइम और वक्त से लड़ेंगे, एज लॉन्ग एज हम वो जो हिसाब है अपना वो चुकता कर लेते हैं। मेरा ख्याल में हमें एक भरपूर जवाब जो है वो हिंदुस्तान को देना चाहिए। हमारी फजाइया ने जो है वो एक भरपूर किस्म का जवाब उनको दिया, आपने देखा। जी शेख साहब, इस पूरी सूरत हाल में ना सर दो मैदान गर्म थे, एक जंग का माहौल था, दूसरा सोशल मीडिया का मैदान था। और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ा है कि हमने ये देखा कि ऐसे हसास वक्त पर भी कुछ लोग थे लेकिन इदारों पर तनकीद कर रहे थे, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कर तो नहीं पाएंगे, क्या कहेंगे आप लोगों के बारे में? मैं इस फजूल बहस का हिस्सा नहीं बनूंगा जी। पता नहीं ये लोग क्यों कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जंग जो है वो हिंदुस्तान के साथ है। इस वक्त हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एडवेंचर किया है और इस वक्त इन चीज़ों में पढ़ने का वक्त नहीं है। ये चीज़ें और ये लोग मैटर नहीं करते हैं। मैटर ये करता है कि बहैसियत कौम वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू इंडिया एंड वी मस्ट रिस्पॉन्ड विद फुल फोर्स। शेख साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि ये लोग मैटर नहीं करते हैं। अफसार साहब, ब्रेक से पहले मैं गुफ्तगू छोड़ के गई थी कि जब ये जो वो 6-7 की दरमियानी शब थी वहाँ पर भारत की तरफ से जो उड़े 72 जहाज़ उनकी तरफ से उड़े और किस तरह से हमने उनको रोका, और उनमें उन 72 जहाज़ों में 14 रफ़ेल थे। हमारी तरफ से तादाद आधी थी, हमारे 40 थे और उनसे हमने उनके 5 गिरा भी दिए, यानी उनसे आधे, और 1 घंटे से ज़्यादा मुकाबला चला। शाहीनों ने कम तादाद होने के बावजूद भी एक तैयारे को भी अंदर नहीं आने दिया पाकिस्तान में। कितनी बड़ी कामयाबी, इसको हम तो देख रहे हैं, दुनिया कितनी बड़ी कामयाबी देख रही है सर। देखें, एम आलम की कहानियां किससे हमने किताबों में पढ़े हैं। 1 मिनट में सर, ठीक है, और उससे लगता था बहुत बड़ा कोई कारनामा हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा ख्याल है कि, और बात जो सही है वो करनी चाहिए, कि हमें नहीं एहसास था इसका कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है। लेकिन वक्त के साथ जैसे ये इंटरनेशनल एक सेंसेशन बनी है ना, मैं आज पढ़ रहा था, मैंने आपको अखबारात कोट किए, उसमें क्या कहा जा रहा है, मेरा रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स कोट कर रहा हूँ आपको, मैं आम किसी पाकिस्तानी, वो कह रहे हैं कि ये मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाया करेगा, ये वाली जो वॉर हुई है, एयर वॉरफेयर, दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में ये पढ़ाया जाया करेगा। इससे देखें आज फख्र महसूस होता है बहैसियत पाकिस्तानी के तौर पे, जो एक तकलीफ रही है बहुत सालों तक कि हम लेट जाते थे। और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि बाज़ लोग जो कह रहे हैं ना कि अभी हमला कर दो सिविलियंस पे, पाकिस्तान की बिल्कुल स्ट्रेटजी ठीक है। इतना आपने तंग कर दिया इंडियंस को, इतनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस में रखा हुआ उनको कि आज उनकी इक्विटी मार्केट 80 बिलियन डॉलर, 83 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। ये रॉयटर्स की खबर है, मेरी नहीं है। जी। और स्टॉक मार्केट में जो शेयर गिरे हैं, 108 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका 2 दिनों में, और ये जाएगा 108 बिलियन तक जाएगा ये 2 दिनों में जो कुछ हुआ है। तो उनको, क्योंकि अब फेयर फैक्टर वहां पे आ गया, खौफजदा हो गए वो लोग। तो पाकिस्तान अपना पंच जो है अभी मारा नहीं है जी, ये ज़हन में रखें। इसीलिए सर बौखलाहट का शिकार है ना, समझ नहीं आ रहा करेगा क्या। ये जो हम कुछ बात करते रहे इस पे पहले भी, ये टेक्नोलॉजी की वॉर है, समझ की वॉर है, इसमें दिमाग बहुत ज्यादा जरूरी है, इस्तेमाल करना पड़ता है, करना भी चाहिए। जोश बहुत अच्छा है। आपने बात की पीएफ की, कितनी बड़ी बात है। देखें, एक दिन पहले उससे कुछ लोगों को बुलाया गया था पीएफ में और हमें ब्रीफ किया गया था जी। तो अब बड़ी इंप्रेसिव ब्रीफिंग थी, और जितना कंफर्टेबली कैजुअली वो लोग हमसे बात कर रहे थे, पीएफ के सीनियर एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल तक थे वो सब लोग। और मैं मतलब उससे हमें भी हुआ कि यार कोई जंग शंग शायद नहीं होनी, एक दिन पहले की बात है, और सारा कुछ देखा जा रहा था, इंडिया क्या कर रहा है, उसकी एयर स्पेस में क्या हो रहा है, और इतने कूल काम तरीके से वो लोग अपना काम कर रहे थे प्रोफेशनली कि हमें लग रहा था कि वी आर इन सेफ हैंड्स। और ये प्रूव हुआ अगले ही दिन, जब ये सब कुछ रात को शुरू हुआ, तो एक दिल में कश्मकश तो होती है ना इंसान के तौर पे, पाकिस्तानी के तौर पे, कि क्या बनेगा। लेकिन यकीन करें कि जो कुछ हमने देखा वहां और उन्हें हमें बताया, वो 10% भी नहीं था जो उन्होंने करके दिखाया। और यही अच्छी चीज है कि आप ना बोलो, आपका काम बोले। और वो बोला काम, और पाकिस्तान ने कोई बढ़के नहीं मारी पिछले कई दिनों में और कई महीनों से
और शायद कई सालों से। और अफसार साहब, हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम अमन पसंद कौम हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर आप कुछ करेंगे तो फिर आपको जवाब ऑब्वियसली दिया जाएगा। और हर गुजरते दिन के साथ हमने साबित किया है कि हम पुरअमन कौम है, और हम जो सब्र दिखा रहे हैं, जो रेजिलियंस और पेशेंस दिखा रहे हैं, दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। हमने वो हमें मारने आए थे, वो ब्लडी नोज लेके वापस गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमने दोबारा पंच क्यों नहीं मारा? नहीं मारा, मर्जी मारी, वो डरा हुआ अभी तक। हम तो समझ नहीं आ रहा पंच मारेगा कैसे, इसलिए तो वो इसका कंफ्यूजन का शिकार है। और ये नफ्सियाती बढ़तरी है सर, बेहतरीन। मुझे इजाजत दीजिए। वॉर ऑफ नर्व्स है, बिल्कुल याद रखें, वॉर ऑफ नर्व्स है। मैंने नफ्सियाती बढ़तरी है सर, वो परेशान हुए हैं। एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब रिटायर्ड मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तज्जियाकार है। मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन खालिद साहब मैं जरा चाह रही हूँ कि आपको एक साउंड बाइट सुनवाऊं। आज जो गुफ्तगू की है DGISPR ने और एयर वाइस मार्शल ने, जिस तरह उन्होंने बताया है क्या कुछ होता रहा है, वो जरा सुनिए, फिर उस पर कमेंट कीजिएगा सर। This BVR fight 70 from their side, about 40, crossing 100 is the first ever in the history of aviation. As soon as this thing happened, we changed our rules of the game in the air. We targeted their center of gravity and the Rafales. These are the locations with the range bearing electronic ID. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC. Su-30 was shot 19 miles. We have the exact details. Nobody can hide, nobody can deny that. सर खालिद साहब, कहाँ खड़ा होगा भारत इन सारे सबूत के बाद? वालेकुम जी, आपको भी और अफसार साहब को भी, और कौम को मुबारक हो कि एयरफोर्स ने, मेरा ख्याल है मजबूरन इतनी डिटेल्स देनी पड़ गई उनको, क्योंकि 2-3 दिन से मैं भी चैनल्स पर था तो हर शख्स मुझे पूछता था कि ये कंफर्म है, जबकि मैं उनको कहता था कि जब काउंट आ रहे थे 1 2 3 4 मुझे उस वक्त भी पता चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यकीन करें, विद ह्यूमिलिटी कह रहा हूँ कि जब मुझे 1 2 3 4 की खबरें आई तो मैंने मजाक में कहा कि ये जहाज ही गिन रहे हो ना एक एक करके। तो इतना प्रिसीजन से उन्होंने अब दिखा दिए हैं, बिकॉज मेरे लिए, मुझे तो ये आइडिया था जो उन्होंने आज बताया है कि जी ये जो मिसाइल हैं ये अपनी रेडिएशन देता है, ये सिग्नलिंग करता है कि मैं अब लगने लगा हूँ। जब तक एक्टिव नहीं होता तो वो, इसका मतलब वो नहीं लगा। और उसके बाद बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, वो तो बात कर सकते हैं। बट आई थिंक अब ये जो लोग भी डाउट कर रहे थे कि जी पता नहीं मारा भी नहीं, ये मारा है कि नहीं मारा, या मार्टिन बेकर सीट वालों ने गलती कर दी कि 3 सीटें ऐड कर दी हैं अपनी, जिन्होंने जिंदगियां बचाई हैं, या राफेल वाले कुछ कह रहे हैं, तब तो मेरा ख्याल है कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिकली ये पॉसिबल नहीं है आजकल आप के डिनाई कर सकें। और वैसे भी रैकेज भी अब आना शुरू हो गया सोशल मीडिया पे। अभी तो आप जैसे जो सीरियस माइंडेड तो जर्नलिस्ट हैं उनको जाने दे तो आप 2 दिन में ढूंढ के ले आएंगे सारी डिटेल कि कहाँ गिरा और कि कौन कौन विक्टिम हुआ है। वो तो कॉर्डन ऑफ किए गए हैं, सिक्योर कर दिया गया है, या कोई इसकी खबर नहीं पहुंच रही। बट आई एम श्योर कि दिस शुड सेट लॉट ऑफ रूमर्स ऑन वन साइड। जी 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 सर, एक और गुफ्तगू सुनिएगा, क्योंकि इस बार पहले तो न्यूट्रलाइज कर दिए जाते थे, न्यूट्रलाइज किए जाते हैं ड्रोन्स को या तैयारों की लोकेशंस को, लेकिन इस बार जो किया गया है वो भी अपने आप में अपनी मिसाल है सर। His leader knows that his one of his flight member is not there. सर हम ये कॉल्स ट्रेस कर रहे हैं, हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि पायलट बात करने की कोशिश कर रहा है, उसका राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। वो बात आपकी सही कह रही है कि उनको नहीं पता कि उसका नंबर 2 कहाँ है, लेकिन हमें ये पता है कि उसका लीडर कहाँ है जो उसको ढूंढ रहा है डेस्परेशन से। this is a classic evidence के जो, और आप टोन से ही पता लग रहा है कि something is terribly wrong and something is terribly missing, जो आपको desperation टोन से लग रही है। हम फाइटर पायलट थोड़े से कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इतनी जल्दी वो नहीं ट्रिगर ऑफ होते, बट उसकी टोन से आप देख लें कि क्या टोन में वो डेस्परेशन से कह रहे हैं कि वेयर इज नंबर 2, और जो सुपर पैनिक लग रहा है। बिकॉज यू सी, मैं कह रहा हूँ राफेल का तो एक मिसाइल मिसिंग हो जाए, कहीं हवा में गिर जाए तो कितनी शर्मिंदगी हो रही थी। वो तो जहाज मिसिंग है पूरे का पूरा, और 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 मिसिंग है। तो आई कैन इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड। देखिए, बीइंग अ फाइटर पायलट, मैं भी उम्र गुजारी, आई एम रिस्पेक्टफुल टू द वेपन, द एरोप्लेन इटसेल्फ, इट्स अ वेरी पोटेंट मशीन। मैं शायद अफसार साहब के विचार में ये कह रहा था कि ये एज ए फाइटर का मैं इक्विपमेंट या प्लेटफॉर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ। हाउएवर
अब उसको उड़ाने का मसला आगे आ जाता है, उसकी एम्प्लॉयमेंट का मकसद आ जाता है, उसकी नेटवर्किंग का आ जाता है, उसकी हैंडलिंग और स्किल का आ जाता है, उसका तो किसी के पास तोड़ नहीं निकला। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं आपके नाजरीन के लिए, कि मैं कुछ अर्सा पहले इन्हीं J-10 पायलट्स के मिलने के लिए एक फॉरवर्ड एयर ऑपरेशनल, वन ऑफ द मोस्ट ऑपरेशनल बेसिस पर मुझे एयर चीफ ने इजाजत दी थी। मैंने इनके इंटरव्यू किए अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो यकीन करें, मैंने जब वो डाली थी, इन्हीं पायलट्स के साथ मैंने सारा दिन गुजारा था जिन्होंने जहाज मारे। तो जब मैंने यूट्यूब डाली थी तो उसके नीचे कमेंट्स क्या थे अक्रॉस द बॉर्डर मेरे दोस्तों की तरफ से, उन्होंने कहा क्या J-10 गिनते फिरते हो, चाइनीज जहाज, चाइनीज मिसाइल, हमारे पास वेस्ट का है, टॉप लाइन जहाज है फ्रांस का, ये मुकाबला हो गया तो फिर देखना ये चाइनीज माल किधर जाता है। तो अब इमेजिन करें, मुझे नहीं अंदाजा था, विद ड्यू ह्यूमिलिटी मैं ये कह रहा हूँ कि चंद दिनों में उन्हीं नौजवानों ने जिनके साथ मैं सारा दिन गुजार कर आया था, और अब अगर वैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिले वो डॉक्यूमेंट्री देखने का यूट्यूब, तो वो लड़के उस वीडियो में कह रहे हैं कि सर 1 इंच भी नहीं अब उनके हाथ आने देंगे इनकी एयरफोर्स की, आप देखिएगा जब वक्त आए, ये कह रहे हैं। नफसियाती गेम की अभी अफसार साहब भी बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर सिलसिला यही है कि पाकिस्तान कुछ इस तरह का सरप्राइज करता है, इस तरह का डिफरेंट करता है कि इंडिया जो है वो हमेशा ही परेशान रहता है। इसी तरह की परेशानी हमने 2019 में भी देखी थी, फिर इसी तरह की परेशानी इस वक्त भी, और वो बौखलाहट इस वक्त भी मौजूद है। अब इस बार जो मिसालें हमने कायम की हैं, ये जिस पर हम बात कर रहे हैं, दूसरे हमने ड्रोन्स 2 दिन के अंदर अंदर 77 ड्रोन्स, कुछ हमने गिरा दिए, कुछ हमने न्यूट्रलाइज कर दिए। अब जिस तरह से एयर वाइस मार्शल बता भी रहे थे उसके बारे में, तो सर इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती वैसे। हम किरण एक बहुत डिफरेंट वॉर गेम, या वॉर गेम तो नहीं कहना चाहिए, इसके वॉर की अनफोल्ड की रियलिटी में जा रहे हैं। मेरा ख्याल है हम दुनिया को एयर पावर की एम्प्लॉयमेंट भी कोई कोर्स वोर्स इंशाल्लाह कराएंगे फ्यूचर में, कि हमने एयर पावर एम्प्लॉय कैसे करनी है, जंग लड़नी कैसे है। आपके सामने सारा कुछ हो रहा है कि ये क्या कुछ पाक फिजाइया के जो एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रैटेजीज है वो क्या कुछ हो रहा है बैक वक्त। एक थोड़ी सी मिलिट्री टर्म जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशन ने कही थी, मैं उसको थोड़ी सी आपके नाज़रीन के सिंपल कर दूं, बिकॉज़ ज़ाहिर वहाँ माहौल डिफरेंट था। देखिए, हम फाइटर पायलट को ये मिशन बताया जाता है कि आप डिफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशन पे जा रहे हैं। अगर आपके नाज़रीन से मिस हो गया तो मैं रिपीट करता हूँ। उसमें था कि हम डिफेंसिव काउंटर एयर मिशन पर जा रहे हैं। जब मिशन पे भेजा जाता है तो उसमें आपको बताया जाता है कि आपने दुश्मन के जहाज को पेनिट्रेट करने से अवॉइड करना है, अगर आए तो पनिश करना है, और अपने इंस्टॉलेशंस का प्रोटेक्शन करना है। दैट्स अ डिफेंसिव नेचर ऑफ मिशन। ऑफेंसिव ये होता है कि हम बॉर्डर पार भी करेंगे, अपने टारगेट को हिट भी करेंगे ग्राउंड पर जाकर, कोई रास्ते में आया तो उसको मारेंगे भी। ये ऑफेंसिव काउंटर एयर। इस मुल्क इंडो पाक नहीं, मैं दुनिया की हिस्ट्री, मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ और मुझे शौक है बड़ा पढ़ने का, मुझे दुनिया की कोई जगह नहीं पता जहां 100 से ज्यादा जहाज लड़ रहे हो और जो न्यूमेरिकली इंफीरियर हो उन्होंने डिफेंसिव काउंटर एयर मिशन को ऑफेंसिव काउंटर एयर मिशन में एक ही मिशन में वापस कन्वर्ट कर दिया हो। यानी डुअल मिशन तो कोई हिस्ट्री नहीं बताती। जब आपको मिशन एलोकेट होता है तो आप उसी तरह का उड़ के वापस आते हैं। ये सैल्यूट टू दिस यंग बॉयज जिन्होंने डिफेंसिव को ऑफेंसिव में कन्वर्ट कर दिया, हवा में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स अमेजिंग। ये कभी नहीं हुआ होगा कि उसको कन्वर्ट कर दिया। और फिर एक नहीं, मैं वही बात कर रही थी अभी, जैसे कि जी पहले मैं चाह रही हूँ जरा अफसार साहब इस पर अब जवाब दीजिएगा और फिर उसके बाद खालिद साहब आपकी तरफ आती हूँ। जैसे कि अभी आपने खुद भी बात की कि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तवील तरीन रात में फाइट हुई है, इसको बतौर स्टडी पढ़ाया जाएगा। तो सर बहैसियत पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ी फ़ख्र की बात है। लेकिन जो होता है दुनिया भर में अफवाज का ताउन होता है, आपस में कंट्रीब्यूशन होता है, तो फिर यहाँ पर भारत के साथ कंट्रीब्यूशन में कितनी हद तक इसमें कमी आएगी? क्योंकि ऑब्वियसली ये भी तो सबके सामने है ना कि ये जो तवील तरीन लड़ाई हुई है हवा में, ये किसके दरमियान हुई है और डिफीट पे कौन रहा है और फतह पे कौन रहा है? तो भारत तो देखें, पहली बात तो ये कि जो चिश्ती साहब ने बात की है और आप भी कर रही, मैं भी कर रहा हूँ, हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई तकब्बर नहीं करना चाहिए। आजी अल्लाह को पसंद है। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैंने जब आपको बताया कि PF वालों ने एक दिन पहले बुलाया था, तो उनके अंदर जो सीनियर ऑफिसर्स थे और जूनियर भी थे, और उनके अंदर मैंने जो ह्यूमिलिटी देखी, और इसके बावजूद कि एक या दो दिन पहले ही वो जो राफेल तैयारे 4 उन्होंने उनका सारा सिस्टम जैम किया था और वो घबरा गए थे और फिर वो अम्बाला से उड़े थे और श्रीनगर जाके लैंड किया था, वो वाकया हो चुका था। और वो बहुत बड़ी
कामयाबी, ये सब अभी भी उसी को रिपीट किया गया बेसिकली जो अभी हुआ। तो इसलिए वो बड़े हम्बल थे उस वक्त, और अल्लाह ने मेरा ख्याल उसी का इनाम उनको दिया भी है। हीरो वही हैं, हम तो खाली तालियां बजाने वाले हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये पढ़ाया इसलिए जाएगा हमारी तरफ से, इंडिया का मुझे नहीं पता इसमें क्या रोल है, कि हमारी स्ट्रेटजी कामयाब हुई और ये स्ट्रेटजी बनी थी। ये खाली उन्होंने जो अभी बात की है ना चिश्ती साहब ने, कि डिफेंसिव को ऑफेंसिव में भी बदल दिए, दो ही मिशन एक ही उस मिशन में आ गए, मतलब 2 in 1 किया उन्होंने। ये स्ट्रेटजी थी पहले और उस स्ट्रेटजी का कॉर्नरस्टोन ये है कि मैं आपको एक और बात बताऊं, जो 5 तैयारे गिराए हैं ना पाकिस्तान ने, और इस पे इसाक ने एक बात की थी कि हम इससे ज्यादा भी गिरा सकते थे, उसके पीछे स्ट्रेटजी है कि जिस तैयारे ने अटैक किया पाकिस्तान पे 80 तैयारों में से या जितने भी थे 72 थे, उस तैयारे को टारगेट किया गया। ये भी मैं आपको, ये स्ट्रेटजी थी। उन 4 तैयारों को श्रीनगर जो लैंड किया उनको छोड़ा इसलिए गया कि उन्होंने फायर नहीं किया था। अगर वो फायर करते तो इस वक्त वो भी तारीख का हिस्सा होते। वो भी तैयारे ये स्ट्रेटजी है और थी। और इसमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ का ये मुझे उन्होंने बताया, जो वहां पे उनके साथ लोग काम करते, उन्होंने ये कहा है कि हम अननेसेसरली प्रोवोक नहीं करेंगे। अगर हम पे कोई अटैक कर, अब अगर हम पे कोई मुक्का मारता तो जवाबी मुक्का मारेंगे, अक्सर मुक्का नहीं मारेंगे। तो ये पाकिस्तान, ये बड़ी बात है, बिल्कुल ये बड़ी बात है। और अल्लाह को भी ये पसंद है कि आप, हमारा इस्लाम मजहब भी ये कहता है कि आप उसको इस तरह। एक चीज अगर आप इजाजत दें थोड़ा सा बता दूं, फिगर जो आपको मैं बता रहा था पैसों का। देखिए राफेल 4 गए, 3 गए, और बाकी जो मिग और Su-30 $800 मिलियन का नुकसान हुआ ये। वो जो मैं मार्केट का बता रहा हूँ, इकोनॉमी को धक्का लगा वो अलग। जो ड्रोन 80 गिराए हैं, $800 मिलियन का वो है, कितना हो गया $1.6 बिलियन। अब इंडियन मीडिया और प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं ये बताना चाहता हूँ, और सोचें वो कि ये $1.6 बिलियन अगर वो वहां पे टॉयलेट बनाने पे लगा देते तो शायद वहां की काफी सारी आबादी को इसका फायदा हो जाता। तो सोचें गरीब अवाम को किस तरह आप लोग तबाह कर रहे हैं, किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं अपनी सियासी के लिए, पैसे कमाने के लिए। और चिश्ती साहब, जो हम बार बार यहाँ पर बात कर रहे हैं ना उस बौखलाहट की, तो आप देखिए जब ये आगाज से मामला शुरू हुए, जब पहली दफा उनके तैयारे आए, जब यहाँ पर पाकिस्तान में उन्होंने अटैक किए, उसके फौरन बाद जो प्रेस रिलीज आई, उस प्रेस रिलीज में कहा गया कि हमने जवाब दिया है उस बात का जो पहलगाम में हुआ था, लेकिन अब हम मजीद इसके ऊपर कुछ करना नहीं चाहते, मतलब हम जंग करना नहीं चाहते। यानी वो उसको भी ले रहे थे कि हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है। उसके बाद जहां जहां पाकिस्तान उनको पीछे करता रहा, वहां वहां उन्होंने अमन के झंडे भी लहराए। लेकिन पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ड्रोन्स भी मुतवातर अब भेजे जा रहे हैं। सर, पाकिस्तान ने आज बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर बता दिया, क्योंकि परसों रात हमने देखा था कि फिर वो इंडियन मीडिया की तरफ से इस तरह की बातें भी आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स दागे गए हैं। तो आज हमने वो भी बड़ा क्लियर दिखाया कि इस तरह के मिसाइल्स नहीं है पाकिस्तान के पास, जिस तरह की वीडियोस एंड जिस तरह की पिक्चर्स आप बना बनाकर दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान जब अपना जवाब देगा तो इंडियन मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी दुनिया को पता चल रहा होगा कि पाकिस्तान ने अपना जवाब दे दिया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं, अब सार साहब का डाटा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक और एलिमेंट, थर्ड डिमेंशन ऐड कर दूं जो काइनेटिक नहीं है, इंटेंजिबल है। जब उन्होंने कहा कि 1.6 बिलियन उन्होंने खर्च दिया इस कौम का, या खर्च दिया, देखिए जो एक तो ये लूज किया, लेकिन मेरा ख्याल है जो उनका एक इमेज गया है एयरफोर्स का पर्टिकुलरली, और जो रेपुटेशन खराब हुई है, वो 100 बिलियन के वर्थ भी नहीं है, उससे भी ज्यादा है शायद। देखें, हम लोग जो फाइटर पायलट्स होते हैं ना, हम लड़ते ही प्राइड के लिए हैं। उसके प्राइड के पीछे एक ऑनर, डिग्निटी होती है। जब वो आपसे ले ली जाए तो आप कहीं के नहीं रहते। तो जो जिसको कहना चाहिए इंटेंजिबल फैक्टर है, वो एक वेल बियॉन्ड फाइनेंशियल है, जो एक और एयरफोर्स का एक इमेज आपस में। देखिए, हमें वो ना कहें कि क्या हुआ, लेकिन आपस में तो वो सोचेंगे जाकर कि ये क्या हुआ कि 72 हम थे और इतने थोड़े से वो थे, फिर भी। और मैं भी आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, जाहिर है वो डीजी ऑपरेशंस ने इतनी टाइम नहीं था उन्होंने कवर करने का। मैं एक और एलिमेंट ये बताता चलूं कि इनमें से 80 के ये 72 जहाज कोई हमारे स्टैंड ऑफ वेपन्स नहीं मारने वाले थे। वो चंद जहाज थे जिन्होंने स्टैंड ऑफ मारने थे, बाकी शूटर थे जिन्होंने बुनियादी तौर पर अपॉर्चुनिटी लेके 1 2 3 जितने हस्बे तौफीक पीएफ के जहाज मारने थे कि किसी तरीके से पॉइंट कर लें कि हमने भी जहाज मारे। तो मैं जितना इन नौजवान फाइटर पायलट्स को सैल्यूट करता हूं और ट्रिब्यूट देता हूं फॉर शूटिंग डाउन द एनिमी एयरक्राफ्ट, मैं उतना ही ज्यादा सैल्यूट करता हूं फॉर सेविंग देयर ओन एरोप्लेन्स।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक भी आपने बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। पूरी पाकिस्तानी कौम सर जो कारनामे हमारे जवानों की जानिब से, एयरफोर्स की जानिब से, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जानिब से किए जा रहे हैं, उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम उन्हें सलाम पेश करती है और हम समझते हैं कि हमारा दिफा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। सो मच अब्सार साहब, चिश्ती साहब, आपका बेहद शुक्रिया। समा की ये जो खुसूसी ट्रांसमिशन है इस हवाले से, पाक भारत कशीदगी के हवाले से, ये मुसलसल जारी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।